जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शॉर्ट्स एंड लॉन्ग आंसर्स ऑफ पी ब्लॉक। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड टू एनहांस और मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एमोनिया बनाने के लिए रिएक्शन तो बहुत सिंपल हैवर प्रोसेस, जिसके अंदर हम डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन को यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे एमोनिया बनती है वापस इट डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ कैटलिस्ट, कुछ टेम्परेचर, कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर की जरूरत पड़ती है। वो उसकी कंडीशन को मैक्सिमम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पॉइंट क्या है उसके, द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया आर गिवन बिलो। नंबर 1, हाई प्रेशर, यानी कि 200 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर नियरली, मतलब लगभग 700 केल्विन, इससे ज्यादा नहीं। पहले कैटलिस्ट जो यूज होते थे वो होते थे आयरन पाउडर, मोलिब्डेनम। अब मॉडर्न टेक्निक में थोड़ा चेंज हो गया है। अब हमारे पास है Al2O3 और पोटेशियम डाइऑक्साइड, जो उसको अटेंड कराते हैं इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है, इसका मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ एमोनिया। उसी वक्त अगर हम उस एमोनिया को वहां से बाहर निकाल लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्टेन लिक्विड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्टेन लिक्विड शुड बी रिमूव एंड स्टोर टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर वो अकॉर्डिंग ली चैटरी वो बैकअप चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसलिए वो टाइम है जहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, बराबर आ जाता है, हमने अमोनिया हटा ली। यही इस प्रोडक्शन इंडस्ट्री का सबसे की पॉइंट रहता है इस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ PH4 इज मोर, या व्हाट इज मोर देन NH3, व्हाट इज मोर देन PH3, किसी से भी आ सकता है। हमने 11th के अंदर पढ़ा था कि NH3 के अंदर एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड इट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। लेकिन NH3 के अंदर एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, बाकी 3 बॉन्ड पेयर है। तो वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपेल करता है, तो NH3 के जो H हैं वो थोड़े पास आ जाएंगे, तो जो आपका बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा 107। लेकिन केस है PH4 है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन उसमें लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो कोई रिपल्शन नहीं होगा, और कोई रिपल्शन नहीं होगा तो उसका एंगल वही रहेगा जो sp3 का होता है, टेट्राहेड्रल का 109 28 मिनट्स। देखें क्या लिखा हमने, इन NH3 नाइट्रोजन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन contain one lone pair and lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion, so bond angle reduced to 107, whereas in PH4 no lone pair, so repulsion is very less and bond angle is 109 28 minutes। इसमें आप अपना ऐड भी कर सकते हो कंपेयर करने में, दोनों में sp3 हाइब्रिडेशन है, एक में लोन पेयर है, एक में लोन पेयर नहीं है, एक में रिपल्शन ज्यादा, एक में रिपल्शन कम है। यही आंसर आप NH3 की जगह PH3 फॉस्फाइन का भी यूज कर सकते हो। खैर, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, what happens when white phosphorus is heated in the presence of concentrated NaOH in inert atmosphere of CO2। ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस, जब इसके हम 3 मोल लेते हैं NaOH के और साथ में थोड़ा लेते हैं वाटर एक्वस फॉर्म के लिए, तो हमें बहुत जबरदस्त गैस मिलती है, फॉस्फाइन जो पॉइजनस गैस है। साथ में मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये 2 मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इसीलिए पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन, तभी रिएक्शन लिखनी होती है हमें कि हम NaOH और व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्ट कराएंगे। और अगर डायरेक्ट आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो व्हाइट फॉस्फोरस येलो फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर फॉस्फीन गैस को लेके क्वेश्चन दिया गया है। गिव ए लिस्ट ऑफ मेजर सोर्स ऑफ सल्फर, क्वेश्चन 4 है हमारा। तो सल्फर कहां मिलती है, मेनली सल्फर वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, या जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग में झरने, हॉट झरने, खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, वहां जो झरने उसके अंदर मिलता है। वहां कहते हैं देखो पानी गर्म है, चारों तरफ बर्फ है, उस पानी गर्म होने की वजह H2S गैस है, उसकी वजह से पानी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके गर्म हो जाता है। क्या वो एक अलग टॉपिक है। हमारा क्वेश्चन है सोर्स कहां है। तो पहला तो इसके अंदर फ्री स्टेट के अंदर वॉल्केनिक, कंबाइंड है बहुत सारे, जैसे SO2 गैस में, सल्फाइड्स में हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो गई, मेटल सल्फाइड लाइक गैल्ना, PBS, जिंक ब्लेड, ZnS, कॉपर पायरेट, CuFeS2, ये सारे इसके कंबाइंड स्टेट हैं। और ये हमें कुछ खास सॉल्ट सल्फेट में मिलती है, जैसे इप्सम सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ये, बैरेट, BSO4, जिप्सम, खड्डी, जो हमारे राजस्थान के बेल्ट में सबसे ज्यादा ये मिलता है, कैल्शियम सल्फेट। जितना भी नागौर का जो बेल्ट है आपका आगे तक, वो सब कैल्शियम सल्फेट से भरा हुआ पड़ा है। नाउ दूसरा एग है, ऑनियन है, मस्टर्ड है, प्रोटीन्स है, हेयर है, वुल है, इनके अंदर भी काफी अच्छे सोर्स के अंदर सल्फर मिलता है। ये बहुत जरूरी है स्किन डिजीज के अंदर रेमेडीज करने के लिए सल्फर, और हेयर ग्रोथ के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इन देयर थर्मल स्टेबिलिटी। अब या तो डिक्रीजिंग में रखो या इंक्रीजिंग में। तो देखिए प्लूटोनियम यूज नहीं किया, ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टोल्यूरियम इसके हाइड्राइड्स है।
ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसकी साइज छोटी है और इसकी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। यही आपका आंसर रहेगा। यही चीज़ आएगी एसिडिटी में, वहाँ पर इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। क्वेश्चन एक नहीं 2 3 बन सकते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन? जिंक के ऑक्साइड बनते हैं, टाइटेनियम के बनते हैं, आयरन के खूब बनते हैं। सिर्फ एक पीटी है जो एक नोबल मेटल है, इसके नहीं बनते हैं। तो आउट ऑफ इनमें से एक प्लेटिनियम है जो कि नोबल मेटल है, जो रिएक्ट नहीं करेगा। यही हमारा आंसर है। ओनली पीटी डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन एज इट इज नोबल मेटल। Rest all directly react with oxygen to form zinc oxide, ferrous oxide, titanium oxide, etc. Complete the following reaction. ये combustion है, C2H4 plus 3O2 का combustion होगा, दो ही चीज निकलेगी, CO2 और water। इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बन रहा है Al2O3। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटी? मतलब आपको कैसे पता पड़ेगा कि ओजोन कितनी है, हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं अगर हम कहीं पे उसको बनाएं तो इसके अंदर सबसे सिंपल सी चीज है, इस ओजोन की Ke से ट्रीटमेंट करके हम आयोडीन बना रहे हैं। इसका मतलब 1 मोल ऑफ ओजोन गिव 1 मोल ऑफ आयोडीन। अब इस आयोडीन से हम बना रहे हैं Na या थायोसल्फेट। तो जो हम थायोसल्फेट की वजह से इसको बना रहे हैं टेट्रासल्फेट को, तो आयोडीन से कितनी Na बन रही है इसको हम नाप सकते हैं। ये हमारे पास पहले से थी कि Ke से कितनी क्या बन रही है, I2 नोट कर ली, I2 से क्या बन रहा है Na, तो हमें पता पड़ जाएगा कितनी ओजोन कंज्यूम हो रही है। तो क्या लिखा हमने, व्हेन ओजोन इज अलाउड टू रिएक्ट विद Ki it will give iod, Ki with water, ozone it give KOH plus I2. This I2 is treated with sodium thiosulfate which gives sodium tetrasulfate and Ni. This Ni can be estimated to know how much ozone is used to get iod. तो आयोडीन कितनी बन रही है उससे पता पड़ जाएगा ओजोन कितनी हमें मिल रही है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक, Fe3 मतलब फेरिक सॉल्ट। तो क्या होगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है बेटा। यहाँ पे फेरिक से बन रहा है फेरस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये KMnO4 को भी डीकलराइज करता है, इसका नेचर है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। उसकी रिएक्शन हो गई जिसके अंदर Fe3 प्लस बिकम Fe2 प्लस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा एरिया है, वैसे 3 एरिया पूछे हैं जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत काम में आता है। देखो किसी भी देश की अगर हम ये जानना चाहते हैं वो तरक्की कर रहा है तो उसकी वजह है सल्फ्यूरिक एसिड। कितना वो कंज्यूम कर रहा है, कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये चीज तय करता है कि वो कितना डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, उसमें मेन जो है पेट्रोलिंग स्टोरेज बैटरीज, मतलब जितनी भी कार स्कूटर आपके घर में इन्वर्टर, उसमें जो बैटरी है वो आपकी H2SO4 और लेड की है। नेक्स्ट, मेटलर्जी, जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स को हम निकालते हैं उन सबको कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और जितने भी तरीके के फर्टिलाइजर हम बना रहे हैं नॉर्मल 90% वी आर मेकिंग फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके और भी एरियाज है, लेकिन हमने डिस्कस यहाँ केवल 3-4 ही किए हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ 2S-O बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स हैं ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स, आर दीज 2 S बॉन्ड्स आर इक्वल? यस, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों 143 है। सपोर्ट क्या कर रहे हैं इसका आंसर, हम जानते हैं जो सल्फर है इसके SO2 के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब उसके पास सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। तो एक सिग्मा एक पाई, ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर है। हम क्या देखते हैं, इसके जो 3 sp2 एक S2p के से 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से 2 जो है वो तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड लगाने में कामयाब हो रहे हैं, एक लोन पेयर के रूप में ऊपर रहा खड़ा इधर जो दिखाया नहीं गया इस तरह से। तो ये जो बेटा इसके अंदर जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बन रहा है p पाई सल्फर का p, इसका p, दूसरा सल्फर का d और इसका p। तो 2 बॉन्ड मिल रहे हैं p पाई d पाई, क्योंकि कभी डबल बॉन्ड यहाँ आता है कभी यहाँ आता है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको ये दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये हाइब्रिड इसका स्ट्रक्चर है जिसपे d पाई बॉन्ड इस पे चेंज हो रहे हैं। और इसकी वजह से ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है SO की यहाँ पे और SO की जो ये बोल रहा है 2SO बॉन्ड, ये इक्वल है 143 pm इधर है और इधर भी ये 143 pm ही है पिकोमीटर। ये इसका हाइब्रिड है स्ट्रक्चर। ये शो करता है कि इसके अंदर दोनों बॉन्ड्स इसकी सेम है। सपोर्ट में हमने क्या लिखा है, इन SO2 मॉलिक्यूल S undergo sp2 hybridization, out of 3 orbitals 2 orbitals form sigma bond with 2 oxygen atom and third contain lone pair, as p and d orbital contain unpaired electron, इसका p इसका d, so they form d pi p pi and p pi bond, so SO2 have band structure। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये बैंड स्ट्रक्चर है, and both the SO bond in these resonating structure 1 and 2 are same, so their bond length is also same। Now question number जो 12th है,
ये आपका 24 क्वेश्चन था, पार्ट सेकंड के अंदर मैं दे चुका हूं, जिसके अंदर मैक्सिमम यील्ड के बारे में पूछा था, एमोनिया के बारे में, वो हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ किया नहीं। नाउ 13 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। ये क्या कह रहा है, F2 और Cl2 में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है और किसके बेस से बताना है, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। हम जानते हैं यस, F2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन, पहला रीजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब FF की बहुत लोअर है, वो जल्दी से टूटेगी, इसका मतलब वो फटाक से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगी, तो जिसका खुद का रिडक्शन होगा दूसरे के लिए क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग। हमेशा हम ये कहते हैं भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है, जो खुद का क्या करता हो, रिडक्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज बहुत छोटी है इसलिए वो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा, इसलिए उसकी वजह से भी वो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एंड F2 हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है उसकी लेटिस एंथैल्पी कम है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत वीक है, तो इसका लेटिस टूटेगा जल्दी, जो जल्दी से टूटेगा वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हम कहते हैं F2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गिव 2 एग्जांपल टू शो एनोमलस बिहेवियर। कोई भी 2 एग्जांपल दीजिए, बहुत सारे हैं मेरे पास देने के लिए। क्यों है वजह, देखो मैं हमेशा कहता हूं हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन के ब्रह्मास्त्र होता है, 4 पॉइंट होते हैं, वो हर एक ग्रुप के लिए, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 सब के लिए। ऊपर का जो फर्स्ट एलिमेंट है नीचे से अलग होता है, वो 4 क्या है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आप तय कर सकते हो। तो फ्लोरीन के क्या है, वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहला एग्जांपल क्या दिया, फ्लोरीन की साइज, फ्लोरीन की ये सब पॉइंट्स की वजह से फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो -1 दिखाता है, ना प्लस है ना +2 है, किसी के साथ नहीं। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक ही इसकी OS है, एक ही इसका चार्ज है -1, जबकि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये +3, +5, +7 कई तरह के एग्जाम्पल आते हैं। IF7 हम यहाँ लिख सकते हैं, और फ्लोरीन का सिर्फ एक ही है HF, यहाँ -1 ही रहेगा, यहाँ पे भी ये -1 ही रहेगा, लेकिन आई यहाँ पे 7 चला गया प्लस का। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं इसके अंदर कि उसकी जितनी भी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक होगी, मतलब हीट लिबरेट करेगी, कारण उसकी साइज छोटी है और फ्लोरीन बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है, जबकि क्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ ऐसा नहीं है, उनकी इतनी रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगी। तो ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जो तय करते हैं कि उसका बहुत जबरदस्त एनोमलस बिहेवियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन। हेलोजन का मतलब ही क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग। समुद्र में सबसे ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है, वो सी का आंसर है यस, यस, सी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन। एज सी वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स ऑफ मेटल लाइक NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, बेरियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इन्हीं के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा सोर्स है और इनमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको NaCl। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है बोर्ड में कई बार। ये कह रहा है कि क्लोरीन अगर रिएक्ट करता है NaOH से तो क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डिस्प्रोपोर्शन है। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब किसी पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट की वहां पे वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो। देखते हैं इसको, क्लोरीन रिएक्ट कर रही है 6 मोल ऑफ NaOH से, बना रही है 5 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरीन की 0 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5 है। यस, इट इज दिस प्रोपोर्शनल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की वेरियस ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिल रही है, 0 भी, -1 भी, +5 भी, तो यहाँ तक वेरी कर रही है। नेक्स्ट, व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज डिफर फ्रॉम फास्फोरस। देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है, डाइएटॉमिक को लेके आता है, उसकी स्टेबिलिटी को लेके आता है। तो जो आपका नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन है, हम सब नाइट्रोजन नहीं कहते हैं, डाई नाइट्रोजन, और उसके अंदर पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत ज्यादा रिजिड है, गैसेस फॉर्म में, बॉन्ड टूटते नहीं है, हाई एंथैल्पी चाहिए, इसलिए उसका इनर्ट नेचर है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है, लेकिन डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ना हम ना पेड़ पौधे, तो इसका नेचर है। तो वही हमने आंसर लिखा है कि रिएक्टिविटी ऑफ N2 इज वेरी लेस एज कंपेयर विद फास्फोरस ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इनर्ट नेचर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इसलिए गर्म करोगे तो रिएक्ट करेगा, कुछ मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शंस होती है, बट एट वेरी हाई एलिवेटेड टेम्परेचर। लेकिन ये सब प्रॉपर्टी फास्फोरस में नहीं पाई जाती है, इसलिए फास्फोरस तो हो गया रिएक्टिव और ये हो गया आपका लेस रिएक्टिव। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का बनता है, जब भी बनता है इस प्री ब्लॉक से, 2 साल पहले सप्लीमेंट्री पेपर में आया हुआ है ये। देखिए क्या क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। क्या ट्रेंड है उसकी पूरी रिएक्टिविटी का, तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं,
ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, मेटल से, अपने अपने उसके अंदर गुण अवगुण है। हम डिस्कस करते हैं पहले हाइड्रोजन के साथ, सारे सारे ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट करके बनाते हैं EH3। अब नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस कुछ भी हो, वो ट्राई हाइड्राइड बनाएगा और इसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, जो नीचे जाएगा साइज बढ़ेगा, H को छोड़ेंगे। अब H छोड़ रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। NH3 हो गया बेसिक, लेकिन बिस्मिथ क्या हो गया इसमें, आपका एसिडिक। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो है वो भी क्या हो रही है, टूट रही है, लूज हो रही है, छूट रही है उनसे। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, इसके दो बनते हैं E2O3 E2O5, मतलब +3 +5। यह एक चीज ध्यान रखना, देखो जो प्रॉपर्टी इसकी है ना वो इसकी नहीं होगी। तो जो ऑक्साइड्स हैं +5 वाले वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, +3 वाले क्या हो गए, बेसिक है। ये नॉन मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल होते हुए इसके पास कई गुण हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक, एम्फोटोरिक और आपका न्यूट्रल, दोनों मिलेंगे इसमें। तो ये जो है इसके अंदर वो उसकी हो गई +5 वाली मोर एसिडिक, +3 वाली लेस एसिडिक। तो हम कह सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर्स का घटता हुआ जा रहा है, जबकि इसके अंदर जो एंटीमोनी है वो जो है आपका एम्फोटोरिक ऑक्साइड के रूप में जाने जाएंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, हाइड्रोजन के साथ ये दो बनाते हैं, ट्राई और पेंटा, ट्राई क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड। लेकिन नाइट्रोजन के अंदर कोई भी ट्राई का नहीं मिलता है, सिर्फ उसमें एक F मिल रहा है, वो भी इसलिए उसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वही स्टेबल है, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं है। दूसरा, नाइट्रोजन कभी पेंटा हैलाइड बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बस डी ऑर्बिटल नहीं है। तो उसकी कोवैलेंसी क्या हो गई, S और P, 3 P की और एक S के 4, तो उसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद जो भी फॉस्फोरस से लेकर बिस्मुथ तक वो पेंटा हैलाइड्स बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, जितने भी मेटल्स के साथ बाइनरी कंपाउंड बनेगा, बाइनरी मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल्स, सारे बनाएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो पूरे ग्रुप की एक ही OS रहेगी, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -3। देखते हैं एग्जांपल्स, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम आर्सेनाइड, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, तो ये सब में -3 है। तो ये इसकी केमिकल ट्रेंड है, इसी के अंदर एक्सेप्शन क्वेश्चन आते हैं। बस ये ध्यान रखना इन 3 के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इसकी हाइड्राइड्स के साथ है। बच्चे मिक्स कर देते हैं, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी को ऑक्साइड में ले लेते हैं, ऑक्साइड को हाइड्राइड में, ऐसा कभी नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी एक दायरे हैं, सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है। अगर आप हाइड्राइड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो हाइड्राइड की प्रॉपर्टी में उसका आंसर दोगे। दैट्स ऑल। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। बाय।